हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान से टॉप 40 क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्नों को डिस्कशन के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी बजा दें, ताकि इस तरह से एजुकेशन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन वन है दोस्तों, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन और दहन। तो दोस्तों, दहन, श्वसन और भोजन का पचना ये तीनों ऑक्सीकरण है। याद रखेंगे, भोजन का पचना, श्वसन और दहन ये तीनों ऑक्सीकरण है, किंतु अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समझ में आएगा इससे। तो नमक के घोल, नमक को हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र हो जाएगा NaCl, और इसके घोल में सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा AgNO3। जब यह अभिक्रिया करेगा दोस्तों, तो अभिक्रिया करने के बाद यह AgCl, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा। देख रहे हैं दोस्तों, यह अभिक्रिया करने के बाद सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन है, और सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर और नाइट्रेट है। ये आपस में देख सकते हैं इंटरचेंज किए हुए हैं। सोडियम जाकर नाइट्रेट के साथ किए हुए हैं और क्लोरीन Ag के साथ, तो AgCl मिलकर बन रहा है और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, और जब आपस में इंटरचेंज करें दोस्तों, तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों कि यह कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि आपस में यह क्या कर रहा है? इंटरचेंज कर रहा है। आपस में आयन है जो धन आयन और ऋण आयन है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। इसके बाद जो बन रहा है AgCl, यही है दही जैसा पदार्थ। अब दोस्तों, इसमें एक बात और समझा देते हैं। जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसके बारे में कुछ विस्तृत जान लीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र तो आप लोग देखे थे कि AgNO3 होती है, और यह एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है दोस्तों? अकार्बनिक यौगिक, जिसको अजैविक यौगिक भी कहते हैं, और यह जल ग्लिसरीन में घुलनशील होता है। AgNO3 आयनिक प्राकृतिक के कारण, हाँ दोस्तों, यह आयनिक प्राकृतिक है, इसमें आयनिक प्राकृतिक पाया जाता है, इसी कारण से यह आसानी से जल में घुल जाता है। तो आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें। तो थर्ड क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों, संक्षारण उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ऑक्सीडेशन, हिंदी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखेंगे, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात बढ़ना क्या कहलाता है? हाँ दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के अनुपात बढ़ना मतलब ऑक्सीजन जुटना, और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीकरण। और हम लोग ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया भी है। याद रखेंगे, उपचयन, ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन भी कहते हैं और अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा फिर से दोस्तों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन जुटता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो दोस्तों, हमेशा साथ साथ कह रहे हैं, साथ यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमेशा यहाँ लगा दिया कि जब भी हो तो हमेशा साथ साथ होते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन अभिक्रिया का युग्म है जो हमेशा साथ होते हैं। तो उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया है जो हमेशा साथ होते हैं। ये दोनों अभिक्रियाओं का युग्म है जो हमेशा साथ होते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे कि कौन सी अभिक्रियाओं का युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, तो उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया का युग्म। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र हो जाता है NaOH जो भस्म है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो अम्ल है। तो दोस्तों जानते हैं कि अम्ल और भस्म मिलकर क्या बनाते हैं? लवण। और क्या हो जाता है? यह उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा ही है कि जब अम्ल एवं भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर यही हो रहा है, यह भस्म है और यह अम्ल है, और मिलकर क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक और जल। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि इस तरह से और भी वीडियो आपके लिए बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कहता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों कोई भी अभिक्रिया हो उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं, और उसके बाद अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ऑप्शन डी में ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और बी में है अवकारक, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अवकरण अभिक्रिया में सहायक होता है, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण अभिक्रिया में सहायक होता है। और यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन ए है जो प्रतिफल, यह अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान देंगे, ऑप्शन सी अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। याद रखेंगे, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और दोस्तों ये दुर्बल वीक बेस। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका एक लॉजिक है, एक नियम है कि जो प्रबल जो स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो उसके बाद जो लवण बनते हैं उसी तरह से उसका गुण होता है। तो यहाँ पर अम्ल है जो प्रबल है, इसलिए जो बनेंगे उसका गुण भी अम्लीय होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, पीएच स्केल पढ़े होंगे। पीएच स्केल में हम लोग देखते हैं कि उदासीन का पीएच मान 7 होता है, और 7 से कम अम्लीय होती है, और 7 से अधिक क्षारीय होती है। 7 से जितने अधिक होंगी उतने क्षारीय होंगे, 7 से जितना कम होगा उतना ही अम्लीय होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है 7 से अधिक जो कि नहीं होगा, ऑप्शन बी है 7 से कम, यह दोस्तों होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि 7 से कम अम्लीय, और 10 और 14 के बीच तो दोस्तों 7 से अधिक ही है जो क्षारीय हो जाएगा, और 14 से कम तो दोस्तों 14 से कम तो यह क्षारीय गुण भी हो जाएगा, उदासीन भी हो जाएगा और अम्लीय भी हो जाएगा। इसलिए ये तो होगा नहीं। इसलिए इस प्रश्न का आप लोग जान रहे हैं कि आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो दोस्तों क्षारक को जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होते हैं, OH। ध्यान देंगे, ये ऋण आयन है इसलिए इस पर माइनस चढ़ा हुआ रहता है, और यही अम्ल को जल में घोलेंगे तो इससे हाइड्रोजन आयन प्लस चढ़ जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। यहाँ कह रहा है क्षारक, तो क्षारक को जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होता है। इसलिए आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, हाइड्रोक्साइड आयन OH। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह क्या है? अभी हम बता रहे थे दोस्तों,
अम्ल की बात फिर से आ गई। तो किसी भी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करता है और एक गैस उत्पन्न करता है। वह क्या है? तो अभी बताया था कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन है जो अवश्य मौजूद रहता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, इसलिए आप लोग समझ रहे हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। सब एक दूसरे से सभी प्रश्न लिंकेज है, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से समझिएगा, कॉन्सेप्ट से समझिएगा, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको कुछ उम्मीद जगती है कि हाँ, मेरे वीडियो बनाने से आप लोग को कुछ फायदा हो रही है, इसलिए ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है कहा जाता है। हाँ दोस्तों, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो स्वाद में खट्टा होते हैं वे अम्ल होते हैं। तो दोस्तों यह बात तो ठीक है कि जो स्वाद में खट्टा है वो अम्ल है, और यहाँ कह रहा है जो नीले लिटमस के घोल को लाल कर देता है। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, अनिल। हाँ दोस्तों, एक ट्रिक है अनिल। अनिल से हो गया अम्ल, नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है, तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अम्ल। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है, क्या कहा जाता है उसे, तो अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? हाँ दोस्तों, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। याद रखेंगे, क्षार। भस्म और क्षारक दोनों एक हैं दोस्तों, भस्म और क्षारक दोनों एक हैं, और क्षार भस्म जो जल में घुल जाते हैं उसे ही हम क्षार कहते हैं। याद रखेंगे, भस्म और क्षारक दोनों क्या हैं, एक हैं, और जो भस्म जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वही क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्षार कहलाते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? तो दोस्तों अभी हम पीएच स्केल के बारे में बता चुके थे कि पीएच स्केल में क्या बताए थे दोस्तों, तो 7 से जितना कम होगी उतनी अम्लीय अधिक होगी, और 7 से जितना अधिक होगी उतने क्षारीय अधिक होगी। तो यहाँ करा प्रबल अम्लीय मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो 7 से कम। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 7 से कम कौन ऑप्शन है, तो 7 से कम एक 0 है, pH बराबर 0। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। तो कौन प्रबल अम्लीय है, तो pH मान जिसका 0 है वह प्रबल अम्लीय। यहाँ पर दोस्तों pH मान 3 भी है, तो ये ज़्यादा अम्लीय नहीं है 0 की अपेक्षा, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है। लिटमस क्या है दोस्तों, तो यह सूचक है, यह बताता है कि अम्ल है, क्षार है, यह एक तरह से सूचक है, इंडिकेटर है। तो यह कहता है लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, जो निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, तो दोस्तों यह लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने है ऑप्शन बी, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शुष्क बूझा हुआ चूना। हाँ दोस्तों, शुष्क बूझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो दोस्तों इसको हम समीकरण के माध्यम से समझाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है दोस्तों, शुष्क बूझा हुआ चूना, तो शुष्क बूझा हुआ चूना का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ दोस्तों, शुष्क बूझा हुआ चूना का फार्मूला होता है, सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका हम सूत्र लिख देते हैं कि CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जा रही है Cl2। तो दोस्तों क्या बनेगा, कौन सा पदार्थ बनेगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनेगा, आप लोग देख सकते हैं इसके अभिक्रिया से CaOCl का होल 2 बनेगा, CaOCl2, जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं और अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन बी, विरंजक चूर्ण। याद रखेंगे, बूझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आपके सामने समीकरण भी हम लिख दिए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 प्लस Cl2, अभिक्रिया करने के बाद CaOCl का 2 बनेगा, जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो दोस्तों हल्दी, लाल पत्ता का गोभी, चुकंदर, ये सब सूचक है, और ये सभी सूचक है प्राकृतिक सूचक है। तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार
हाँ दोस्तों, जो भोजन नहीं पच पाता है तो उसका उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे सुबह पर आपको गैस तरह एसिडिटी की तरह मालूम चलता है, वही जो भोजन नहीं पच पाता है, अपच हो जाता है, उसको उपचार करने के लिए कौन सा उपयोग औषधि का करते हैं। तो दोस्तों एंटासिड का उपयोग करते हैं। अब एंटासिड को हम लोग प्रत्यम्ल कहते हैं। इसे हम लोग देख सकते हैं, प्रत्यम्ल ये अम्ल को काटता है दोस्तों। इसका मतलब ही होता है प्रतिजोड़ अम्ल, प्रतिजोड़ अम्ल, जिसको एंटासिड कहते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, एंटासिड वे पदार्थ हैं जो आमाशय की अम्लीयता को उदासीन न्यूट्रलाइज कर देता है। हाँ दोस्तों, एंटासिड वे पदार्थ है जो आमाशय की अम्लीयता को न्यूट्रलाइज उदासीन करने का काम करता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए एंटासिड। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे क्योंकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताएं कि यह परेशानी हो रही है, ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कुल 40 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो दोस्तों यह हम लोग रिपीट क्वेश्चन हो गया है जो क्वेश्चन 1 का था, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो हम लोग इसका देख चुके थे आंसर, आप लोग जरूर कमेंट बताएं कि क्या बताए थे, ऑक्सीकरण नहीं है यहाँ पूछ रहा है दोस्तों। तो 20 का सही आंसर क्या है, अवक्षेपण। ऑप्शन सिर्फ चेंज किया गया है, उस समय ऑप्शन कुछ और था, इसमें ऑप्शन कुछ और कर दिया गया है। आप लोग कभी भी घबराए नहीं, क्वेश्चन को शांति दिमाग से देखें, रट्टा नहीं मारे दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन चेंज कर दिया है, अब 6 ए की जगह बी हो गया, मगर कहीं रहे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस एलपीजी देख सकते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो कह रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। याद रखेंगे, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। हाँ दोस्तों, कॉपर चूर्ण अर्थात कॉपर Cu वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर एक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करते हैं तो उसके सतह पर जो कॉपर ऑक्साइड की परत जमती है उस परत का रंग काली होती है। याद रखेंगे, काली। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। हाँ दोस्तों, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। याद रखेंगे, शाक सब्जियों का विघटित होकर टूटकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। हाँ दोस्तों, पीएच मान से देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। तो आपको पिछले सभी क्वेश्चन में आपको बताए थे, रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड का चर्चा किए थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक भस्म है, और भस्म का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। तो क्या होगा दोस्तों, 11 है, 12 है, 13 है, 14 क्या हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान। यहाँ तो सब 7 से अधिक ही है, तो बताइए। तो ध्यान देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल भस्म है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जानते दोस्तों जितना 7 से अधिक होगा उतने भस्म अधिक प्रबल भस्म होंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 है। याद रखेंगे ऑप्शन डी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल भस्म है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है। दोस्तों अभी बता चुके थे कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है। देख रहे हैं पीएच स्केल से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, पीएच स्केल को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा दोस्तों। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि पीएच स्केल में जो बढ़िया से समझिएगा, 7 उदासीन हो जाता है दोस्तों, 7 से अधिक भस्म हो जाता है, और 7 से कम अम्लीय हो जाता है। 7 से अधिक क्षारीय भी कह सकते हैं, 7 से कम अम्लीय। जितना 7 से अधिक होगा उतने अधिक क्षारीय होगा, जितना 7 से कम होगा उतने अधिक अम्लीय होगा। तो यहाँ कह रहा किसी उदासीन, तो उदासीन के लिए तो बता चुके हैं कि 7, उदासीन का पीएच मान कितना होगा, 7। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर है। तो दोस्तों दांत का मसूड़ा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। याद रखेंगे, दांत का मसूड़ा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल है
तो इमली खाने से टटर आदमी करता है, मनुष्य करता है। देखते हैं इमली खाते हैं तो टटराने लगते हैं। तो इस तरह से एक याद कर लेंगे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टर्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अभी बता रहे थे दोस्तों, उपचयन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और अपचयन को रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब होता है अवकरण। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये दोनों साथ हो रहे हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहे हैं, तो दोनों हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए आप लोग समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों पहले इस बात को समझ लेंगे कि तनु क्या है। ध्यान देंगे, एक सांद्र होता है, एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं, एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों में क्या अंतर है, सांद्र और तनु दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों याद रखेंगे, सांद्र में अम्ल की मात्रा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी और जिसमें घुलने वाला है उसकी मात्रा कम, पानी की मात्रा कम होगी। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्ल की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा, जल की मात्रा अधिक होगी। दोनों में यही अंतर है दोस्तों, सांद्र में अम्ल की मात्रा अधिक होगी, तनु में अम्ल की मात्रा कम होगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे सांद्र और तनु में क्या अंतर है। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। यहाँ देख सकते हैं अम्ल है और यह कौन गैस उत्सर्जित करेगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया। तो सूर्य प्रकाश, यहाँ पर इससे हिंट्स भी ले सकते हैं दोस्तों, सूर्य प्रकाश और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए यह कौन अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, हाँ जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है। तो दोस्तों यह क्रियाशीलता पर है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है या अन्य। तो दोस्तों जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों इस प्रश्न को अगर ज़्यादा विस्तार से समझेंगे तो और अच्छा रहेगा, इसे हम विस्तारपूर्वक समझाने की प्रयास करते हैं। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, इसको समझ सकते हैं। देख सकते हैं अभी क्रियाशीलता श्रेणी आपके सामने है। जिंक देख रहे, कॉपर देख सकते हैं, इसके सब ऊपरे रहेंगे। जिंक भी है, जिंक कहाँ है दोस्तों, जिंक देखिए यहाँ पर है, इससे ऊपर है। तो यह दर्शाता है दोस्तों, जितना ऊपर जाएंगे उतने क्रियाशीलता अधिक होगी, जितना नीचे आएंगे उतना क्रियाशीलता कम है। याद रखेंगे, ये घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पर सजाया गया है। और इसे याद करने के लिए एक ट्रिक भी है आपके सामने, स्क्रीन पर देख सकते हैं। काना कार मांगे, देख रहे हैं दोस्तों, काना कार मांगे, इससे हो गया पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इस क्रियाशीलता श्रेणी को अगर याद कर लेंगे तो इससे प्रश्न कभी भी नहीं छूटेंगे। उसके बाद करा एल्टोजेन फरारी, हाँ दोस्तों एल्टोजेन फरारी, ये सब गाड़ी है। प्रभु हे क्यों हुजूरू आज आओ, देखे दोस्तों काना कार मांगे, वो भी क्या मांगे, तो अल्टो जैन और फरारी मांगे। तो कह रहा है प्रभु हे क्यों हजूर आज आओ, अब बचाओ। ये काना कार मांग रहे हैं और क्या क्या मांग रहे हैं दोस्तों, अल्टो जैन फरारी। तो कह रहे प्रभु हे क्यों हजूर आज आओ। इस तरह से याद कर सकते हैं, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड अर्थात सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड, सोना। सोना सबसे नीचे है, कम क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील पोटासियम हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो समझ चुके होंगे दोस्तों कि क्रियाशीलता श्रेणी है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, याद रख लेंगे क्रियाशीलता श्रेणी, इससे प्रश्न कभी भी नहीं छूटने चाहिए दोस्तों। तो यही प्रश्न था, इसको देखते हैं। तो हम लोग चल रहे थे प्रश्न की ओर, करा था जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, तो आप समझ चुके होंगे अधिक क्रियाशील है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर का किण्वन करना एक है। हाँ दोस्तों कह रहा है अंगूर का किण्वन करना एक है, तो क्या है दोस्तों, अंगूर का किण्वन करना क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है, जो उसकी में आग निकलती है उसे लौ कह रहे हैं दोस्तों। तो मैग्नीशियम रिबन के दहन अर्थात जलने पर किस प्रकृति के लौ उत्सर्जित होते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन के जलने पर श्वेत चमकदार लौ उत्सर्जित होते हैं। याद रखेंगे श्वेत चमकदार, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों
फिर से कह रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी बजा दें, ताकि एजुकेशन से संबंधित लेटेस्ट वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो कहता है दोस्तों 34 नंबर, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब चारों समूह में से कौन अलग है? कौन विजातीय यौगिक है? जातीय नहीं विजातीय, ये चारों में से कौन अलग है? तो दोस्तों प्लास्टर और पेरिस अलग है, ये तीनों सेम है, एक समान यौगिक है। खड़िया का भी सूत्र CaCO3 होता है, और संगमरमर का भी यही होता है, चूना पत्थर का भी यही होता है, मगर प्लास्टर और पेरिस का CaSO4 × ½ H2O होता है। दोस्तों याद रखेंगे, CaSO4 × ½ H2O प्लास्टर और पेरिस का होता है, मगर खड़िया, संगमरमर और चूना पत्थर तीनों का फार्मूला CaCO3 होता है। इसलिए आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर और पेरिस। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नींबू के रस का pH मान लगभग होता है? हाँ दोस्तों, नींबू के रस का pH मान लगभग होता है। तो अब बताएं, नींबू का रस कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन? तो नींबू का रस अम्लीय होता है, और जानते हैं कि 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और 7 उदासीन। यहाँ 7 से कम कौन ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन बी है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.2। नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? हाँ दोस्तों, अगर मधुमक्खी काट ले तो उसे किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? तो बेकिंग सोडा से उसका उपचार करना लाभकारी होता है, और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये जो हो जाएगा बासिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। तो यहाँ प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करते हैं? उपचार करना लाभकारी है तो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बेकिंग सोडा की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट रहे तो वो भी आपका सही आंसर है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं, आप बात बोले थे कि सुबह सुबह कभी कभी एसिडिटी की तरह लगता है, गैस की तरह लगता है, और जानते हैं यह अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने से होता है। तो जानते हैं अम्ल को हम अगर भस्म के साथ क्रिया कर देते हैं तो यह क्या बनता है? लवण, उदासीन कर देता है उसे। तो मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए और जिससे कि दंत क्षय भी रोका जा सके? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं क्षारकीय दांत मंजन है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षारकीय दांत मंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कहता है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? हाँ दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, अधातु कह रहा है और विद्युत का सुचालक है। तो आप लोग अधातु और धातु में अगर रासायनिक परिवर्तन पढ़े होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जो रासायनिक अंतर दोस्तों, तो उसमें एक अपवाद आता है कि अधातु विद्युत का कुचालक है, मगर एक अपवाद है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। 39 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों ग्रेफाइट है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न 40 नंबर, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका है मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम और क्रोमियम। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपका यह प्रश्न का आंसर सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मगर हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो हम चाकू से किस किस पदार्थ को काट सकते हैं। तो चाकू से लिथियम, सोडियम और पोटासियम और भी कुछ तत्व हैं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटासियम में से क्या ऑप्शन है दोस्तों? तो सोडियम है। और एक तरह से हम कह भी सकते हैं कि आवर्त सारणी के एस ब्लॉक, ध्यान देंगे, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में उपस्थित प्रथम समूह, जो प्रथम समूह में क्षार धातु हैं, उसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो याद रखेंगे, हम सिर्फ सोडियम को ही नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम और भी कुछ है उसे हम चाकू से काट सकते हैं। दोस्तों आज कुल 40 प्रश्न देखें और पूरे विस्तारपूर्वक समझते हुए देखें। कुछ वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में एक बार चला जाएगा तो आपसे दिमाग से कभी नहीं छूटेगा। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए सेशन में।